जय हिंद। पुलिस के एक डीएसपी पर एक किसान का फर्जी एनकाउंटर करने का बड़ा आरोप लगता है। इसके बाद सीधा मामले की जांच जाती है पुलिस के पास। परिवार के कहने पर जांच को सीआईडी को ट्रांसफर किया जाता है और इसके बाद भी हो हल्ला नहीं रुकता तो जांच पहुंच जाती है सीबीआई के पास। फाइनली इस मामले की जांच होती है और जांच होते होते फिर मुकदमा अदालत में पहुंचता है और फिर आ जाता है फैसले वाला दिन। अदालत में फैसले वाले दिन डीएसपी साहब खड़े होते हैं। तभी जज साहब फैसला सुनाते हैं कि डीएसपी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जैसे ही उम्र कैद की सजा डिप्टी एसपी को होती है, सिपाही आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया जाता है। अब जितने भी लोग इस तस्वीर को देख रहे थे उनके लिए यह तस्वीर बड़ी अजीबोगरीब थी, क्योंकि एक डीएसपी को अचानक से जेल भेजा जा रहा था। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा बिहार के पूर्णिया जिले में, जहां पर साल 1998 में बिहारीगंज थाने की पुलिस निकलती है एक अपराधी को ढूंढने के लिए। अब ये अपराधी कई अपराध कर चुका था और इसके लिए लगातार ऊपर से भी प्रेशर आ रहा था कि इस अपराधी को खोज कर लाया जाए। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख रही थी, अलग अलग गांवों में दबिश दे रही थी और इसी क्रम में पुलिस पहुंच गई बिहारीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में। अब ये जो पूरी छापेमारी थी, या फिर यूं कहें कि जो अपराधी है उसका सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था इंस्पेक्टर मुखलाल, जो कि अब डीएसपी बन चुके हैं, और इनके साथ थे दारोगा अरविंद कुमार झा। अब ये दोनों अपनी पूरी पुलिस की टीम लेकर, फोर्स लेकर अलग अलग जगह सर्च कर रहे थे। अब सर्च करते करते ये पूरी टीम पहुंच गई जगदीश झा के घर छापेमारी करने। अब घर पर जब छापा पड़ा तो जगदीश को भी लगा कि शायद कुछ बड़ा हो गया है, शायद कोई बड़ी गलती हो गई है। उसने कुछ नहीं बोला। घर को पूरी तरह से पुलिस ने कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कॉर्डन ऑफ कर दिया। अब डीएसपी मुखलाल अंदर जाते हैं, उनकी पूरी टीम अंदर जाती है और वहां पर एक शख्स मौजूद होता है जो किसान के तौर पर काम करता था, अपनी खेती बाड़ी करता था। नाम था संतोष कुमार सिंह। अब संतोष कुमार सिंह को रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वहां से उठा लिया जाता है और पुलिस उठाकर अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद संतोष कुमार सिंह का काफी समय तक कुछ पता नहीं चलता। संतोष और उसका परिवार लगातार यह सोच रहे थे कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है कि पुलिस उसे उठाकर ले गई है। ना तो उसका कोई गुनाह बताया गया, ना घर पर कोई सर्च वारंट दिखाया गया, ना इसके अलावा कोई और तफ्तीश से संबंधित पुलिस की ओर से कोई कागज दिखाया गया। फिर ऐसे कैसे संतोष कुमार सिंह को पुलिस ले गई है? परिवार को कुछ अता पता नहीं चला, क्योंकि परिवार ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, बहुत ही मजबूर सा परिवार था आप कह सकते हैं। और इसके बाद होता क्या है, परिवार को कुछ समय बाद खबर मिलती है कि संतोष कुमार सिंह एक एनकाउंटर में मारा गया है। दरअसल वो भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने वार्निंग दी पर वो नहीं रुका और फाइनली उसे गोली मार दी गई और उसका एनकाउंटर हो गया। अब जैसे ये बात परिवार को पता चली तो परिवार बड़ा हैरान परेशान हो गया। परिवार का तो ये आरोप था कि जो संतोष है वो घर पर मौजूद था और उसे पुलिस वाले खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर जबरदस्ती ले गए। उसके बाद उसके एनकाउंटर की खबर आती है, पर पुलिस ऐसा दावा कर कैसे सकती है कि संतोष भागने की कोशिश कर रहा था और उसे गोली मार दी गई। इसके बाद परिवार ने हो हल्ला मचाया, परिवार का हर जीव रो रहा था, सभी रिश्तेदार बिलख रहे थे। अब इस बीच पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर परिवार को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर यकीन नहीं था। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किए गए, काफी रोष भी व्यक्त किया गया और फाइनली केस जो है स्टेट की सीआईडी को दे दिया जाता है। अब सीआईडी इस पूरे मामले की जांच शुरू करती है। अपने ही डीएसपी जो कि उस समय इंस्पेक्टर थे,
उनके खिलाफ जांच की जानी थी, अपने ही विभाग के दरोगा साहब के खिलाफ जांच की जानी थी, उनकी टीम जो संतोष कुमार सिंह को उठाने गई थी उस पूरी टीम की जांच की जानी थी। इस सब को लेकर विटनेस इकट्ठे करने थे, सबूत इकट्ठे करने थे और सीआईडी को अपनी जांच आगे बढ़ानी थी। इस बीच परिवार ने एक बार फिर से गुहार लगाई कि उन्हें सीआईडी की जांच पर भी भरोसा नहीं है और फाइनली इस पूरे मामले की जांच को सीबीआई को रेफर कर दिया गया। अब सीबीआई के पास जब तक ये मामला पहुंचा था तब तक इस एनकाउंटर को हुए काफी समय हो चुका था। अब सीबीआई के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन विटनेस को कहां से खोजा जाए, उन गवाहों को कहां से खोजा जाए जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा है। दूसरी बड़ी बात, इन अधिकारियों की अगर कोई मोबाइल फोन की लोकेशन निकाली जाए, कोई और जो है निशानदेही की जाए तो वो करना भी आसान नहीं था क्योंकि अब समय ज्यादा हो चुका था। इसके साथ ही और भी कई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे जो सीबीआई को जुटाने थे, पर शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज था समय अधिक हो जाना। पर इसके बाद भी सीबीआई की टीम ने शुरुआत में इस पूरे मामले की एक तरह से पीआई की, यानी कि यह निचोड़ निकालने की कोशिश की कि इस पूरे केस में कितनी जान है। सीबीआई ने जब शुरुआती जांच की तो पता चला कि इस मामले में पेच तो कई फंसे हैं। इसके बाद इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए, एक प्रॉपर टीम बनाई गई जिसने इस पूरे मामले की जांच की। जगह जगह जाकर, इस गांव में जाकर लोगों से पूछताछ की गई। अब शुरुआत में तो जब पुलिस की टीम पहुंची, सीबीआई की टीम को कोई भी व्यक्ति बताने के लिए तैयार ही नहीं था कि दरअसल पुलिस शुरुआत में संतोष कुमार सिंह को उठाकर ले गई थी। और कई लोगों ने तो यह कहा कि हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है। पर परिवार खुलकर पुलिस के खिलाफ इस पूरे मामले में बोल रहा था, इसलिए सीबीआई ने उन्हें भी गवाह बना लिया। इसके साथ बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीबीआई ने कुल मिलाकर 45 गवाह इकट्ठे कर लिए, उनके बयान कलमबद्ध किए गए और इसके बाद इस पूरे मामले की अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई ताकि कोर्ट में अच्छे से सबूतों को और गवाहों को इस तरह से पेश किया जा सके कि मुजरिमों को, आरोपियों को सजा मिल सके। तो अब इस पूरे केस में दो मुख्य आरोपी थे, एक थे डीएसपी मुखलाल और दूसरे आरोपी थे दरोगा अरविंद कुमार झा, जिनके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वहीं इस पूरे मामले में जो एफआईआर रजिस्टर हुई वो आईपीसी की धारा 302, 201, 193 और 182 के तहत दर्ज हुई। जांच एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए यह भी चेक किया कि जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन दरअसल डीएसपी साहब ऑन रिकॉर्ड ड्यूटी पर कहां तैनात थे। इसके साथ ही जो इंस्पेक्टर साहब थे, दरोगा साहब थे अरविंद जी, वो उस समय कागजों में अपनी ड्यूटी पर कहां तैनात थे और इसके साथ ही कौन सा अपराधी था, किसे पकड़ने के लिए पूरी जांच की जा रही थी और संतोष कुमार सिंह को क्या सही मायने में पुलिस द्वारा उठाया गया या नहीं उठाया गया। इसके बाद पूछताछ डीएसपी साहब से भी हुई और दरोगा साहब से भी हुई और दोनों के जो बयान हैं उनमें काफी हद तक कन्फ्लिक्ट पाया गया और कन्फ्लिक्ट देखने के बाद जांच एजेंसी को शक हुआ कि कहीं ना कहीं मामले में झोल है। अदालत में भी कन्विंसिंगली जांच एजेंसी ने इस केस को रखा और फाइनली आ गया फैसले का दिन। फैसले के दिन डीएसपी साहब कोर्ट में पहुंच गए हैं। उनका इसी साल इंस्पेक्टर से डीएसपी की पोस्ट पर प्रमोशन हुआ है, पद बड़ा है, गजेटेड ऑफिसर का पद है, इसलिए उनके साथ गनमैन भी तैनात है। वहीं दूसरी तरफ जो दारोगा साहब हैं वो रिटायर हो चुके हैं, वो भी कोर्ट में फैसले वाले दिन इंतजार कर रहे हैं माननीय अदालत के फैसले का। थोड़ी देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाना शुरू करती है। दरभंगा की स्पेशल ब्रांच में तैनात डीएसपी मुखलाल अब कोर्ट के फैसले को बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। कोर्ट फैसला सुनाते हुए कहती है कि डीएसपी साहब को, मुखलाल को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और इसके साथ ही 3,01,000 रुपए जुर्माना किया जाता है और अगर वो जुर्माना नहीं भरते तो उनकी सजा 1.5 साल और बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही जो दारोगा होते हैं उन्हें भी 5 साल के सश्रम कारावास यानी रिगरस इंप्रिजनमेंट जो है वो की जाती है और इसके साथ 50,000 रुपए जुर्माना किया जाता है। अब जो बिहारीगंज थाने के जो पूर्व दरोगा अरविंद हैं उन्हें आईपीसी धारा 193 के तहत दोषी करार दिया गया था। कुल मिलाकर इस मामले में अब डिप्टी एसपी साहब और दारोगा साहब दोनों को
अदालत की ओर से सजा कर दी गई, जिसके बाद जो परिवार था जो इन दोनों पर आरोप लगा रहा था उसने भी सुख की सांस ली और फाइनली कहा कि अदालत ने इस पूरे मामले में न्याय कर दिया है। अब अगर हम इस मामले में इस्तेमाल की गई धाराओं की बात करें तो पहली धारा है आईपीसी की धारा 302 जो इन दोनों पुलिस अधिकारियों पर लगाई गई थी। आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर की यानी हत्या की सजा दी जाती है। इसमें दोषी पाए जाने पर सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है। वहीं आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध का सबूत मिटाने वाले शख्स को सजा दी जाती है। इसके तहत 7 साल तक की सजा होती है, इसके साथ ही जुर्माना भी होता है। तीसरी धारा है आईपीसी की धारा 193 जिसके तहत झूठे सबूतों की सजा दी जाती है। इसके तहत भी 7 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना होता है। वहीं आईपीसी की धारा 182 के तहत अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है और या फिर दोनों हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले के बारे में जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन निकल गई। हर व्यक्ति बस यही सोच रहा था कि क्या पुलिस ऐसा भी कर सकती है, पुलिस का कोई अधिकारी इतना बुरा भी किसी के साथ कर सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख सिर्फ यही मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, कितने भी सीनियर पोजीशन पर चला जाए, आईपीएस बन जाए, आईएएस अधिकारी बन जाए या कोई भी पावरफुल पोजीशन में चला जाए, पर जो अधिकार दिए जाते हैं किसी भी अधिकारी को वो जनता की भलाई के लिए दिए जाते हैं, वो उनके काम करने के लिए दिए जाते हैं, ना कि उनके साथ गलत करने के लिए दिए जाते हैं। इस मामले में भी आपने देखा कि अगर डीएसपी ने एक गरीब मासूम के साथ बुरा किया, एक इंस्पेक्टर ने एक गरीब मासूम के साथ बुरा किया, तो उनके साथ भी अदालत ने सख्ती बरती, न्याय करते हुए डीएसपी को उम्र कैद की सजा सुना दी और इंस्पेक्टर को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुना दी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी पोजीशन पर बैठा व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है तो कानून के हाथ समझ लेना चाहिए कि बहुत लंबे हैं। अपराध करने वाले व्यक्ति तक एक ना एक दिन कानून के हाथ पहुंचते हैं और उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेल देते हैं। जय हिंद।